नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पशुधन यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज से अपन पशु परिचय भर्ती के लिए जो पशुपालन के महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, उनके अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज ये पहला पार्ट है। ऐसे ही क्वेश्चन अपन शानदार शानदार क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो साथियों, लगातार ये वीडियो आपको देखनी है, क्योंकि मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ जितनी भी वीडियो में डालूंगा भर्ती से पहले मैं केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस डालूंगा। जैसे पशुधन सहायक में पहले मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस डाला करता था, पशुधन सहायक के लिए अपन ने जो क्वेश्चन चलाए थे, उसी प्रकार से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन पशु परिचय के लिए चलेंगे, केवल पशुपालन के ना। और मैं आपको वैसा भरोसा दिलाता हूं कि 45 में से 40 प्लस क्वेश्चन आपको इन्हीं प्रश्नोत्तरी में से मिल जाएंगे। आज से अपन ये प्रश्नोत्तरी चालू कर रहे हैं, है ना। पहली प्रश्नोत्तरी है और लगातार अपन प्रश्नोत्तरी आगे डालते जाएंगे। क्लियर है ना। तो मेरा नाम है डॉक्टर हर्ष फौजदार। तो आगे अपन देखते हैं भाई, आज के जो क्वेश्चन है उनको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। गाय की भारवाहक नस्ल में से भारत की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? ये बात कर रहा है भाई भारवाहक नस्ल की, ठीक है ना। तो भारवाहक नस्ल, या फिर इसको अपन कह सकते हैं कि ड्रॉट पर्पज जो नस्ल है ना, इसमें अपन कह सकते हैं भारवाहक नस्ल का मतलब क्या होता है, पहले ये अपन समझते हैं। भारवाहक नस्ल, इसका मतलब होता है ड्रॉट पर्पज जो ब्रीड होती है ना। ड्रॉट पर्पज ब्रीड क्या होती है, पहले ये समझे। ऐसी नस्लें, ऐसी गाय की नस्लें जिनके बैल को बोझा ढोने के काम में लिया जाता है। बोझा ढोना समझ रहे हो ना, कि भाई दूध के ज्यादा काम की नहीं है वो, है ना। दूध वगैरह के ज्यादा काम की नहीं है, और अपन कह सकते हैं उनका मेन काम है भार को ढोना। तो भार को ढोने के लिए जो नस्लें होती हैं, तो याद रखना इंडिया में भारत बात कर रहा है ना, किसकी बात कर रहा है, भारत की बात कर रहा है। तो भारत के अंदर जो सबसे अच्छी नस्ल है इस कैटेगरी की, वो कौन सी है, अमृत महल, है ना। इसके साथ में मैं आपको कई क्वेश्चन कराऊंगा भाई, अपन एक क्वेश्चन के साथ में 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें समझ में आया कि अमृत महल भारत की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल है। इंग्लिश में भी याद रखना ड्रॉट पर्पज ब्रीड, है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ड्रॉट पर्पज ब्रीड इसको बोल सकते हैं, DROUGHT, UGHT, ठीक है। अभी लैपटॉप से भाई ये काम चला रहा हूं मैं, है ना। ये क्वेश्चन डालना जरूरी है, चीज को मुझे पता है कि आप समझ लोगे अच्छे से। तो ड्रॉट पर्पज ब्रीडिंग, इंग्लिश के टर्म्स आप जरूर याद रखना, क्योंकि पशुधन सहायक के अंदर भी क्या हुआ था कि भाई उसने जो टर्म थी वो इंग्लिश में तो डाल दी, सही थी, लेकिन हिंदी बड़ी टफ दे दी थी। तो कई बार बाहर वाहक की जगह बोझा वाहक लिख देगा, कुछ ही लिख देगा वो। तो आपको इंग्लिश की टर्म याद रहनी चाहिए कि भाई गाय की बाहर वाहक नस्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रॉट पर्पज ब्रीड बोला जाता है। तो जो अमृत महल है वो अपने भारत की सबसे अच्छी क्या है, भारवाहक या फिर ड्रॉट पर्पस ब्रीड है। दूसरा देखो इसमें दे रखा है नागौरी। साथियों, नागौरी के लिए ध्यान रखना कि ये राजस्थान की सबसे अच्छी ड्रॉट पर्पस ब्रीड है ना। राजस्थान की बेस्ट ड्रॉट पर्पस ब्रीड कौन सी है बेटा, नागौरी है। भारत की पूछ ले तो कौन सी है, अमृत महल है। और ये है महाराष्ट्र की। खिलाड़ी याद रखना, खिलाड़ी कहां की है, महाराष्ट्र की, ठीक है ना। ये हो जाएगी महाराष्ट्र की। ये ला भाई साहब, कहां की हो गई, आरा बता दो, महाराष्ट्र की हो गई, ठीक है ना। ये महाराष्ट्र की याद रखना, ये राजस्थान की याद रखना, ठीक है। और अमृत महल जो है वो कहां की हो जाएगी, पूरे इंडिया की सबसे अच्छी क्या हो जाएगी, ये इंडिया की सबसे अच्छी ब्रीड हो जाएगी, क्या, ड्रॉट पर्पस ब्रीड, ठीक है ना। मेवाती में मैं आपको बता दूं, मेवाती इस कैटेगरी की नहीं है, भारवाहक नस्ल नहीं है, ये द्विकाजी नस्ल है, ठीक है ना। कैसी नस्ल है, द्विकाजी या फिर ड्यूल पर्पस ब्रीड है साथियों। ड्यूल पर्पस ब्रीड क्या होती है मैं आपको बता दूं, देखो गायों की तीन कैटेगरी है। एक तो है मिल्च पर्पज जो दूध देने के लिए जानी जाती है, ठीक है ना। दूसरी है ड्यूल पर्पज, कौन सी भाई, ड्यूल पर्पज। ड्यूल पर्पज मतलब द्विकाली नस्लें। द्विकाली नस्लें वो होती हैं जो जिनकी मादाएं तो देती हैं दूध और उनके नर ढोते हैं बोझा। वाह वाह, मादाएं तो देती हैं दूध और नर ढोते हैं बोझा, वो है भैया ड्यूल पर्पस ब्रीड। मतलब मेवाती नस्ल मेवात क्षेत्र में मिलेगी। मेवात क्षेत्र कहां है, राजस्थान में, अलवर भरतपुर का जो रीजन है वो मेवात क्षेत्र कहलाता है। और मेवात क्षेत्र की ये नस्ल मेवाती, ये फेमस है किसके लिए भाई, मादाएं तो दूध देने के लिए फेमस है और नर इसका बोझा ढोने के लिए फेमस है। तो 4 क्वेश्चन हो गए भाई। मेवाती द्विकाजी नस्ल है, खिलाड़ी महाराष्ट्र की सबसे अच्छी ड्रॉट पर्पस ब्रीड है। नागौरी जो है वो राजस्थान की सबसे अच्छी ड्रॉट पर्पस ब्रीड है। अमृत महल किसकी भाई, पूरे इंडिया की सबसे अच्छी ड्रॉट पर्पस ब्रीड है। नागौर आप जानते हो अपने राजस्थान की है ना, और नागौर क्षेत्र में पाई जाती है। नागौर के जो 3 पशु मेले हैं, उन तीनों पशु मेले में ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ ले कि नागौर का कोई भी पशु मेला दे दे, परवत्सर पशु मेला दे दे आपको, है ना, और रामदेव पशु मेला दे दे, कोई सा भी आपको पशु मेला दे दे, तीनों पशु मेले में
जो क्रय विक्रय होता है वो कौन सी नस्ल का होता है, याद रखना, नागौर के तीनों पशु मेले के अंदर पशुपालन विभाग राजस्थान में 10 पशु मेले लगवाता है, उनकी भी मैं एक क्लास लेके आऊंगा। 10 के 10 पशु मेले पे अपन बात करेंगे। तो ऐसे टॉपिक वाइज अपन क्लास उठाएंगे। आज तो जनरल क्लास है ना, मैं टॉपिक वाइज क्लास उठाऊंगा, जो भी आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो याद रखना कि नागौरी गाय की जो नस्ल है वो भारवाहक नस्ल है, राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल है। और नागौर के तीनों पशुपालन विभाग के जो पशु मेले हैं उनके अंदर नागौरी गाय का ही क्रय विक्रय देखा जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया पहला। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे भारी नस्ल कौन सी है ना, गाय की पूछ रहा है, सबसे भारी हैवी, सबसे हैवी नस्ल कौन सी है विश्व की गाय की। तो याद रखना जो एचएफ है साथियों, कौन सी, एचएफ होल्स्टीन फ्रीजियन जो है, ठीक है ना, ये हॉलैंड की नस्ल है, गाय की नस्ल है, कौन सी, कहां की है, हॉलैंड की नस्ल है, ठीक है ना, गाय की हॉलैंड की ये नस्ल है। लिखने का जुगाड़ भी मैं लेके आऊंगा, अभी अभी लैपटॉप से लिखना पड़ रहा है भाई, है ना, लिखने का जुगाड़ भी आ जाएगा तो फिर उसके बाद में और अच्छी क्लासेस आपको दिखेंगी यहाँ पे। तो अभी मैं बोलूंगा ज्यादा, लिखूंगा कम, तो बोलने को आप ध्यान दें, एक कॉपी लेके जरूर बैठे, इनकी नोट जरूर बना लेना भाई, है ना, या फिर स्क्रीनशॉट आप लेते जाएं। हॉलैंड की ये नस्ल है एचएफ, याद रखना ये विश्व की सबसे ज्यादा दूध देने वाली भी नस्ल है, ये विश्व की सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है, ये अपन बोले तो विश्व की सबसे भारी गाय की नस्ल है, विश्व में सबसे कम वसा वाली, दूध में सबसे कम वसा वाली नस्ल कौन सी है, एचएफ है, ठीक है ना। और ये ठंडे प्रदेश में रहना पसंद करती है, तो राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर, सिरोही, जो भी अरावली क्षेत्र के रीजन है वो थोड़े से ठंडे हैं, उदयपुर, तो इन रीजन में एचएफ रहना पसंद करती है, ठीक है ना। कांकरेज की बात करें तो बेटा कांकरेज देसी नस्ल है, द्विकाजी नस्ल है, द्विकाजी मतलब इसके नर तो बोझा ढोने के लिए इसके सींग बहुत बड़े बड़े होते हैं और मादा दूध देने के लिए जानी जाती है, ठीक है ना, गुजरात से इसकी उत्पत्ति है। और याद रखना बेटा कांकरेज भारत की सबसे भारी नस्ल है ना, ये तो काकी भाई भारत की, ये तो इंडिया की सबसे भारी नस्ल है, ठीक है, लिख लेना, कांकरेज की, कांकरेज तो इंडिया की सबसे भारी नस्ल है, कांकरेज इंडिया की सबसे भारी नस्ल है गाय की, एचएफ विश्व की सबसे भारी नस्ल है गाय की, है ना। जर्सी के बारे में याद रखना, ये विश्व की सबसे छोटी गाय है, ठीक है ना, सबसे छोटी मतलब हाइट छोटी होती है, ऊंची नहीं होती है जो जर्सी होती है वो। और इसके अलावा इसके दूध में वसा सर्वाधिक पाई जाती है, कहां की नस्ल है, इंग्लैंड की नस्ल है, दूध में वसा सबसे ज्यादा पाई जाती है। थार पारकर, थार पारकर में क्या खास बात है भाई, थार पारकर के अंदर क्या होता है, रंग बदलने की विशेषता पाई जाती है। ये मारवाड़ के अंदर बहुत शानदार तरीके से थार पारकर पाई जाती है, जो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, है ना, पाली, जोधपुर, इन रीजन के अंदर थार पारकर जबरदस्त तरीके से पाई जाती है। और साथियों याद रखना इसमें कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी होती है, और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें अपन करेंगे, है ना, क्लियर है। और चांदन जैसलमेर के अंदर इसका थार पारकर का क्या है, ये भी याद रखना, चांदन जैसलमेर के अंदर, चांदन लिखते जाना भाई, है ना, मैं ज्यादा लिख नहीं पा रहा हूं अभी टेक्नोलॉजी की वजह से, ये टेक्नोलॉजी अपन सुधारेंगे। तो चांदन जैसलमेर के अंदर क्या है साथियों, चांदन जैसलमेर के अंदर थार पारकर का क्या है, रिसर्च सेंटर है, ठीक है ना, क्लियर है। क्या होती है चांदन जैसलमेर के अंदर थार पारकर नस्ल पर क्या होती है भाई, खोज होती है, अपन बोलेंगे जो भी अनुसंधान है वो होते हैं, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। किसका, विश्व में सब गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, भारत की पूछ ले तो कांकरेज याद रखना बेटा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, भैंस की बात कर रहा है तो बेटा जाफरा को आ गया आफरा, कैसे याद करोगे, जाफरा को आ गया आफरा, मतलब जाफराबादी बहुत भारी होती है भाई, आफरा आ जाएगा तो भारी हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो ट्रिक है इसकी, जाफरा को आ गया आफरा, और जब आफरा आ जाएगा तो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा भारी हो जाएगी। तो भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी है साथियों, जाफराबादी, अरे कौन सी वादी, जाफराबादी। सबसे खतरनाक जो हड्डी तोड़ दे, है ना, विश्व की भैंस की सबसे खतरनाक नस्ल कौन सी है, टोड़ा, ठीक है ना, ये हड्डियां तोड़ देती है ना, टोड़ा। और साउथ की, साउथ वाले तो वैसे हड्डी तोड़ते हैं, तो याद रखना टोड़ा साउथ की नस्ल है, ठीक है ना, कहां की नस्ल है भाई, साउथ की नस्ल है जो टोड़ा है। और क्या तोड़ देती है, हड्डी तोड़ देती है, अरे क्या तोड़ देती है, हड्डी तोड़ देती है। तो खतरनाक हो गई कि नहीं हो गई। मुर्रा तो सब जानते हो भैया, आज की डेट में मुर्रा को कौन नहीं जानता। अपन बोले कि सबसे ज्यादा जो नस्ल भैंस की आज की डेट में पाली जाती है, बाकी नस्लों को लोग भूलते जा रहे हैं ना, और मुर्रा, क्योंकि मुर्रा ने अपना परचम लहरा लिया। तो साथियों मुर्रा विश्व की अपन बोले कि सबसे ज्यादा पाई जाने वाली नस्ल कौन सी है, सबसे ज्यादा पाली जाने वाली नस्ल कौन सी है, मुर्रा है। बदावरी कॉपर कलर की स्किन होती है, यूपी के अंदर, है ना, यूपी के अंदर आगरा और इटावा, मैनपुरी,
और इसके अलावा मथुरा और राजस्थान के भरतपुर धौलपुर जो यूपी से बॉर्डर लगते हैं, अब तो डीग भी बोल सकते हो, डीग का भी बॉर्डर लगता है। तो यहाँ पर भदावरी काफी ज्यादा पाई जाती है। इसकी त्वचा का रंग कैसा होता है बेटा? अरे कॉपर कलर का होता है। क्लियर है? चौथा क्वेश्चन, पहली डिजिटल पशु गणना कब हुई थी? याद रखना बेटा, पहली डिजिटल पशु गणना कब हुई है? जो अभी इससे पहली जो 20वीं पशु गणना थी 2018 में। 2018 में कौन सी पशु गणना हुई थी? 20वीं। 2018 में 20वीं पशु गणना हुई थी। तो जो 20वीं पशु गणना थी साथियों, ये पहली डिजिटल पशु गणना थी। मतलब ये लैपटॉप है ना, इसमें टैबलेट दिए गए थे पशुपालन विभाग में। जो डॉक्टर एलएसए हैं उनको क्या दिए गए थे बेटा? टैबलेट दिए गए थे, ठीक है ना। टैबलेट के द्वारा, टैबलेट समझ रहे, गोली नहीं है, टैबलेट मतलब गोली नहीं है। अरे क्या है ये? अरे वो आता है ना, इतना बड़ा आता है जो, वही सिस्टम है। तो टैबलेट दिए गए थे। पहली डिजिटल पशु गणना कब हुई? 2018 में। और पूछ ले कि पहली पशु गणना कब हुई थी? अरे भारत की पहली पशु गणना तो 1951 में हुई थी भाई। भारत की पहली पशु गणना कब हुई थी? पहली पशु गणना तो कब हुई थी? पहली है ये तो पहली है ऑल ओवर। डिजिटल वगैरह की नहीं कर रहा। भारत में सबसे पहले पशु गणना कब की गई थी? 1951 के अंदर, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत की पहली पशु गणना याद रखना है। क्लियर है? बाकी अपन बात करें, जो डिजिटल पशु गणना है कंप्यूटर की सहायता से, लैपटॉप की सहायता से, वो कब की गई थी? 2018 के अंदर की गई थी। क्लियर है ये बात? कौन सी पशु गणना थी 2018 में? 20वीं पशु गणना थी। अरे बोलो ना। निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल के कान पत्ती के समान होते हैं? तो इस गाय को जब देखोगे तुम साथियों, इस गाय को जब देखोगे तुम, ये देसी नस्ल है। पहले मैं आपको बता दूं, ये देखो तुम्हारी क्यूट सी गाय बना देता हूं मैं, कितनी क्यूट बना दी। ओ माय गॉड। और इसके कान कैसे होते हैं साथियों? पत्ती के जैसे। कितनी गंदी पत्ती बनाई है। अरे इस गाय के कान पत्ती के जैसे होते हैं, लीफ लाइक होते हैं। ये वाला सही बना है भैया ना। गाय के कान कैसे होते हैं? पत्ती के जैसे होते हैं, लीफ लाइक होते हैं। ये लो, ये तुम्हारी क्यूट गाय हो गई। तो बेटा पत्ती, लीफ के समान लटके हुए लंबे कान किसके होते हैं? गिर के होते हैं साथियों। किसके होते हैं? गिर के होते हैं। याद रखना। गिर के बारे में बता दूं बेटा, गिर जो गाय है वो गुजरात के गिर के जंगलों से इसका ओरिजिन माना जाता है, गिर का, ठीक है ना। इसको अजमेरा या रेंडा, वेटनरी ऑफिसर 2020 का क्वेश्चन है कि किस गाय को अजमेरा के नाम से जाना जाता है? तो आपसे भी पूछ सकता है, अजमेरा या रेंडा। अरे अजमेरा। तो बेटा इस गाय को अजमेरा या रेंडा के नाम से जाना जाता है। गिर को अजमेरा या रेंडा के नाम से जाना जाता है क्योंकि अजमेर के अंदर सबसे ज्यादा, या मैं कहूं बहुत ज्यादा पाई जाने वाली जो नस्ल है अजमेर के अंदर, वो कौन सी है? गिर है, ठीक है ना। एक और चीज याद रखना, जो गिर गाय है इसका जो दुग्ध काल है, लैक्टेशन पीरियड, मतलब 325 से 330 दिन तक ये दूध देती है गाय। 365 में से 325 से 330 तक ये दूध देती है। तो भारत में जो देसी नस्लें, देसी नस्लों में सबसे ज्यादा दूध काल किसका है? गिर का, ठीक है। और ऑल ओवर वर्ल्ड में पूछे तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दूध काल किसका है? जर्सी का है। क्लियर है साथियों? तो ये 5वां क्वेश्चन आपका हो गया। निम्न में से कौन पशुधन या फिर कौन सा पशुधन लाइव स्टॉक में सम्मिलित नहीं है? वाह क्या क्वेश्चन दिया गुरुजी, छा गए। तो सी छा गए। तो साथियों इनमें से कौन सा पशुधन है जो लाइव स्टॉक में शामिल नहीं है? कौन सा पशु है जो लाइव स्टॉक, समझ रहे हो ना, पशु भी है और धन भी है। वाह वाह। अरे खुद ही कह रहा है कि पशु भी है और वो धन भी है। मतलब किसान को क्या देना चाहिए? फायदा देना चाहिए। पशु तो है लेकिन किसान के भी काम का होना चाहिए, किसान के फायदे का सौदा होना चाहिए। क्लियर है? उसको अपन क्या बोलेंगे? पशुधन या लाइव स्टॉक बोलेंगे। तो गाय से फायदा है कि नहीं? वाह। अरे गाय तो माता कहलाती है। गाय तो इतना दूध दे देती है किसान के लिए कि मजे आ जाते हैं, ठीक है ना। सुअर की बात करें, अरे सुअर दूध तो नहीं देता बेटा, लेकिन इसका मांस बेचा जाता है ना, मांस के लिए पाला जाता है। मांस बिकेगा, मांस बिकेगा तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? अरे जब घोड़ा दौड़ेगा तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? है ना बेटा। घोड़ा भी दौड़ने के लिए पाला जाता है और घोड़ा भी किसान को क्या देता है? पैसा देता है, ठीक है ना। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका मेन काम क्या है? दौड़ना घोड़े का। तो इसे दौड़ाने के लिए पाला जाता है, इसलिए ये पैसा देता है। लेकिन कुत्ता, कुत्ता याद रखना बेटा, कुत्ता लाइव स्टॉक की कैटेगरी में नहीं है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा साथियों, क्योंकि कुत्ता किसान शौक के लिए पाल रहा है, किसान तो पालता ही नहीं है। क्लियर है? कौन पालते हैं? शहरी लोग पालते नहीं पालते कुत्ते को। और क्यों पालते हैं? जिससे वो खुश रहे, है ना। जिनके पास कुत्ता होता है उनके पास खुशियों की बहार आ जाती है, तो खुश रहने के लिए पालता है इंसान कुत्ते को, है ना, कि जिससे वो खुश रहे, उसका स्ट्रेस दूर हो, उसका डिप्रेशन दूर हो।
तो धन तो नहीं दे रहा, किसान अपने धन के लिए तो नहीं पाल रहा, शौक के लिए पाल सकता है, खुश रहने के लिए पाल सकता है, तो कुत्ता पशुधन नहीं है। इसके अलावा और याद रखना कैट, और कौन कौन नहीं आता इस कैटेगरी में, और कौन कौन लाइव स्टॉक की कैटेगरी में नहीं आता, तो जो कैट है, बिल्ली है, वो भी लाइव स्टॉक की कैटेगरी में नहीं आती। क्लियर है। इसके अलावा याद रखना जो मुर्गी है, मुर्गी 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 मुर्गी, अरे मुगरी, पीछे तो देखो मुगरी, अरे बेटा तुम्हारी प्यारी मुगरी, तो जो मुर्गी है वो भी लाइव स्टॉक की कैटेगरी में साथियों नहीं आती। क्यों मुर्गी क्यों नहीं आती है गुरुजी? इसके तो अंडे बिकते हैं, इसके तो मांस बिकते हैं, इसका अंडा बेचो पैसे कमाओ, मांस बेचो पैसा बचाओ, पैसा कमाओ। तो साथियों मुर्गी मुर्गी से तो किसान को फायदा होता है ना, लेकिन याद रखना मुर्गी पशु नहीं है, मुर्गी तो पक्षी है। अरे मुर्गी पशु नहीं है, मुर्गी तो क्या है? पक्षी है। वाह वाह हो, मुर्गी पशु नहीं है, पक्षी है। हो तो बेटा मुर्गी पशु नहीं है, क्या है? पक्षी है। इसीलिए मुर्गी को किसमें नहीं रखा जाता? लाइव स्टॉक में नहीं रखा जाता है। तो कुत्ता, बिल्ली और मुर्गी, इन तीन चीजों को पशुधन या फिर लाइव स्टॉक में सम्मिलित नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। अगला कॉप्रोफेजी या फिर सीकोट्रॉफी किसमें देखी जाती है? देखो बेटा कॉप्रोफेजी का मतलब होता है मल खाना। कॉप्रोफेजी का मतलब क्या होता है? मल खाना। अरे समझ लेना, अगर कोई जानवर मल खा रहा है, कोई जानवर क्या खा रहा है? मल खा रहा है, तो अपन कह देंगे भैया ये क्या कर रहा है? कॉप्रोफेजी कर रहा है। क्या कर रहा है? कॉप्रोफेजी कर रहा है। ठीक है ना। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ साथियों, जो ये क्वेश्चन देख लेगा, मैं ये सीरीज पूरी चलाऊंगा और भी बहुत सारी वीडियो डालूंगा मैं क्वेश्चन की, जो मेरे सारे क्वेश्चन देख लेगा उसका पशुपालन सॉरी, उसके पशुपालन में दिक्कत नहीं आने वाली, सब कुछ बता दूंगा। जैसे पशुधन सहायक की मैंने 160 वीडियो ली थी, डॉक्टर हर्ष फौजदार, आप आज भी सर्च कर सकते हो, है ना। तो उसके अंदर मैंने 160 वीडियो लिए और 70 प्लस क्वेश्चन 80 में से जो वेटनरी साइंस के थे एलएसए के अंदर, सारे मेरी वीडियो से आए थे। ऐसे ही मैं वादा करता हूं कि आपके जो पशु परिचर के अंदर भी मैं कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। तो कॉप्रोफेजी का मतलब होता है मल खाना, और सीकोट्रॉफी का मतलब होता है स्वयं का मल खाना। वाह वाह है सर, खा तो मल ही रहा है, खुद का खाए चाहे दूसरों का खाए, क्या फर्क पड़ता है गुरुजी? अरे खा तो मल ही रहा है ना, क्या दिक्कत है? नहीं बेटा फर्क है ना, खुद का खाना और दूसरों का खाना में फर्क है। तो बेटा ये स्वयं का मल खाए उसे तो बोलते हैं सीकोट्रॉफी, और जो दूसरों का मल खाए या खुद का भी खाए, मल खाए, जो मल खा रहा है वो क्या है? कॉप्रोफेजी, और जो स्वयं का मल खा रहा है वो सीकोट्रॉफी। तो बेटा इसमें से जो खरगोश है वो स्वयं का मल खाता है, जो खरगोश है वो क्या खाता है बेटा? खरगोश स्वयं का मल खाता है, तो वो कॉप्रोफेजी तो कर ही रहा है, क्योंकि मल तो खा ही रहा है, जैसे स्वयं का चाहे खाए चाहे किसी का और का खाए। लेकिन वो सीकोट्रॉफी भी कर रहा है, क्योंकि वो किसका मल खा रहा है? स्वयं का मल खा रहा है। तो खरगोश में कॉप्रोफेजी या सीकोट्रॉफी पाई जाती है। एलएसए के अंदर ये क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन वही डाल रहा हूं जो पूछे जाते हैं साथियों। तो एलएसए के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो याद रखना कॉप्रोफेजी या सीकोट्रॉफी खरगोश के अंदर पाया जाता है। तुम बोलोगे सर कुत्ता भी तो मल खाता है, कुत्ता भी तो मल खाता है। हाँ, कुत्ता मल खाता है जब उसे ज्यादा भूख लगती है ना, तो उसके अंदर कॉप्रोफेजी तो है, लेकिन सीकोट्रॉफी नहीं है, क्योंकि वो स्वयं का मल नहीं खाता है कभी भी। कुत्ता दूसरों को खा के आ जाएगा, इंसान का खा के आ जाएगा, लेकिन स्वयं का मल नहीं खाएगा कभी कुत्ता, तो उसके अंदर सीकोट्रॉफी नहीं है। ये खरगोश के अंदर, और याद रखना खरगोश के अंदर सीकोट्रॉफी पाई जाती है, और ये खरगोश के अंदर बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है। अगर तुम खरगोश को उसका स्वयं का मल खाने से रोकोगे तो उसमें अच्छे से पाचन नहीं होगा, उसमें प्रोटीन की कमी आ जाएगी, वो रूखा रूखा सा रहेगा, उसे मजा नहीं आएगा, जिंदगी उसकी बेरुखी हो जाएगी, ओ माय गॉड बोलेगा बेटा। तो खरगोश को, तो बेटा ध्यान रखना कि खरगोश में कॉप्रोफेजी या सीकोट्रॉफी पाई जाती है। ठीक है ना, खरगोश के अंदर कॉप्रोफेजी या सीकोट्रॉफी पाई जाती है, क्योंकि वो स्वयं का मल खाता है। क्यों खाता है? अपनी स्वयं की प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए। जो रात का कोमल मल वो सुबह करता है उसको खाता है, पूरी रात का जो कोमल मल होता है ना उसको खाता है वो, है ना। ऐसे ही नहीं कि पूरे दिन खाता रहेगा, नहीं, एक बार ही खाता है, रात वाले मल को सुबह खाता है ना, सुबह करता है फ्रेश फ्रेश फिर खाता है बेटा, ध्यान रखना। वर्तमान में पशु और पोल्ट्री की एनडीएजीआर में कुल रजिस्टर्ड नस्लें कितनी हैं? पहले तो मैं आपको बता दूं एनडीएजीआर क्या है, तो बेटा मैं लिख नहीं पाऊंगा इसको, है ना, आप खुद इसमें खुद इसको बेटा ध्यान रखें, है ना। मैं बोल रहा हूं इसकी फुल फॉर्म, तो इसको मैं लिखूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, इसमें लिखने का ऑप्शन भी नहीं आता। ठीक है, ये कमी भी दूर कर देंगे, टेंशन मत लो तुम।
अभी मैं जो बोल रहा हूं याद रख लेना। एनबीएजीआर की फुल फॉर्म होती है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, लिख लेना, पूछा जाता है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, एनबीएजीआर। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है बेटा, करनाल हरियाणा के अंदर है। और एनबीएजीआर का काम है भारत की देसी नस्लों का रजिस्ट्रेशन करना। कहीं भी कोई नस्ल घूम रही है, तुम एनबीएजीआर वालों से बोल दो कि भाई इस नस्ल को रजिस्टर कर, ये तुम्हारे पास रजिस्टर नहीं है लेकिन ये नस्ल तो पाई जाती है, तो एनबीएजीआर क्या करेगा, उस नस्ल का रजिस्ट्रेशन करेगा। और वर्तमान में एनबीएजीआर ने कुल 220 नस्लों का रजिस्ट्रेशन कर रखा है बेटा। कितनी नस्लों का रजिस्ट्रेशन कर रखा है, 220 कुल नस्लें रजिस्टर्ड है एनबीएजीआर के अंदर। और इसमें याद रखना भाई कि जो एनबीएजीआर है ये कहां पर है, करनाल, नेशनल ब्यूरो ऑफ, लिख लेना भाई, फुल फॉर्म में बोल रहा हूं, है ना, मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे लिख नहीं पाऊंगा मैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, इसका मुख्यालय कहां है, करनाल हरियाणा के अंदर है बेटा। कहां पर है, करनाल हरियाणा के अंदर इसका मुख्यालय है, एनबीएजीआर, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। और वर्तमान में देखो पहले 202 थी, फिर 212 हुई, और वर्तमान में कहीं गलत डेटा मत ढूंढ लेना बेटा। अभी मैं रिसेंट का डेटा बता रहा हूं आपको, मैं आज ये क्लास डाल रहा हूं, मतलब ये आपको मैं मार्च 2024 का डेटा बता रहा हूं, मार्च 2024, क्योंकि इससे पहले 212 थी बेटा, तो आप कंफ्यूज मत होना। मार्च 2024, आज कितना, 6 मार्च है, तो आज की डेट तक मार्च 2024 तक कितनी नस्लें रजिस्टर्ड हो गई हैं, 220 नस्लें रजिस्टर हो चुकी हैं। एनबीएजीआर का मुख्यालय ये तो अभी बताया मैंने, करनाल हरियाणा, ठीक है ना, करनाल हरियाणा। करनाल में और क्या है बेटा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये भी याद रखना, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी कहां पर है बेटा, करनाल के अंदर है। कहां पर है, करनाल के अंदर है, ठीक है ना। हिसार में क्या है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन, इक्वाइन मतलब घोड़े गधे, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन, ये कहां पर है, हिसार के अंदर है, ठीक है ना। एनआरसीसी, नेशनल रिसर्च सेंटर सॉरी ऑन कैमल, ये कहां पर है बेटा, जोहड़बीड़ बीकानेर। कहां पर है, अपने राजस्थान में, जोहड़बीड़ बीकानेर, बीकानेर के अंदर है, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर क्या है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल। कहां पर है बेटा, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। अरे समझे ना, अरे बोलो समझे कि नहीं समझे बेटा। तो ये एनबीएजीआर का याद रखना, करनाल में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी करनाल में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन हिसार में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल बीकानेर में है। और भी चीजें आगे बताता जाऊंगा, ऐसे तो आप घबरा जाओगे, सर एक ही दिन में इतना बता दिया। बेटा सब लिख लेना, मैं बता रहा हूं, तोड़ के आएगा, फोड़ के आएगा, सिर तोड़ के मेरा क्वेश्चन आएगा पेपर में। फिर बोलोगे हर्ष बोजदार गुरुजी ने कोई बात बोली थी कि क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, और हमने नहीं किए, है ना। सिर तोड़ के आएगा, मुंह मोड़ के आएगा, जहां तुम बुलाओगे वहां आएगा। क्या आएगा, मेरा क्वेश्चन आएगा बेटा। अरे डट जा, कहा भाग रहा है। 10वें नंबर पर, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल दुधारू नहीं है। ये क्वेश्चन है एलएसए 2022 में, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन अलग थे। एलएसए 2022 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो बेटा गाय की 3 कैटेगरी होती है ना, फिर बता रहा हूं, मिल्क पर्पस, दूध देने वाली, द्विगादी नस्लें जो जिनकी मादाएं दूध देती हैं और नर बोजड़ होता है, और ड्रॉट पर्पस या भारवाहक नस्लें जो बोजड़ होती हैं। तो बेटा याद रखना, याद रखना, GST R, ये ट्रिक बता रहा हूं, जीएसटी लग गई राजस्थान में, GST R ये ट्रिक है। गिर, साहिवाल, थारपारकर और रेड सिंधी, ये 4 नस्लें हैं अपने भारत में जो दूध देने के लिए जानी जाती हैं। गिर, साहिवाल, थारपारकर और रेड सिंधी, है ना। अब तुम देख लो इसमें कौन सी नहीं है, ये साहिवाल है, थारपारकर है, रेड सिंधी है, राठी। अब तुम देखो इस क्वेश्चन पे बवाल उठ सकता है, इस क्वेश्चन पे बवाल उठ सकता है। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ गया तो बवाल उठ सकता है।
क्योंकि बहुत सारी किताबें और बहुत सारे विशेषज्ञ राठी को भी दुधारू नस्लों की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो इस पे क्या उठ सकता है बेटा, बवाल उठ सकता है। लेकिन आपको राठी दुधारू नस्ल में नहीं रखनी है, ये द्विकाजी नस्लों में रखनी है। वैसे तो इसको राजस्थान की कामधेनु कहते हैं राठी को, लेकिन फिर भी जो वेटनरी की सबसे मान्य, पशुपालन की जो सबसे मान्य किताब है जीसी बनर्जी, उसमें बेटा राठी को दुधारू नस्लों में नहीं रखा हुआ, उसमें केवल इन 4 नस्लों को दुधारू माना गया है, गिर, साहिवाल, थारपारकर और रेड सिंधी। क्लियर है, राठी को दुधारू नस्लों में वहां पे नहीं माना गया, इसको द्विकाजी नस्लों में माना गया है। तो आपको भी राठी दुधारू नस्लों में नहीं माननी है साथियों, क्योंकि राठी याद रखना बेटा जीसी बनर्जी में नहीं मानी हुई है दुधारू नस्लों में। क्लियर है, क्योंकि इसके नर बहुत अच्छे, ऐसा नहीं है कि जो द्विकाजी नस्लें हैं वो दूध नहीं दे सकती हैं। कॉन्सेप्ट थोड़ा सही करना। तुम बोलोगे सर राठी तो बहुत अच्छा दूध देती है, तो हाँ द्विकाजी नस्लें बहुत अच्छा दूध दे सकती है, हरियाणा भी बहुत अच्छा दूध देती है ना, लेकिन इनके नर काम भी कर सकते हैं यार, तो अपन केवल इनको दुधारू नहीं कह सकते, इनको द्विकाजी, ये दूध भी देती है और इनके नर बहुत अच्छे भाग होते हैं, इसलिए इनको द्विकाजी में रखा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है कि द्विकाजी नस्लें अच्छा दूध नहीं देती, द्विकाजी नस्लें भी बहुत अच्छा दूध देती है, लेकिन उनके जो नर हैं वो क्या, बाहर वाहक होते हैं, बाहर ढोने के लिए डाले जाते हैं। तो बेटा 4 नस्लें हैं जिनको आप किसमें मानोगे, दुधारू नस्लों में। इसके अलावा जो नस्लें हैं वो दुधारू नस्लें नहीं है। नाम नोट कर लेना, गिर, साहिवाल, थारपारकर और रेड सिंधी। निम्न में से कौन सी नस्ल बकरी की है, गोट की है, गोट बकरी। अरे गरीब की गाय है बकरी, क्या है, गरीब की गाय है बकरी, चलता फिरता फ्रीज है बकरी, कभी दूध निकाल लो तभी दे देगी। तो बेटा सांचौरी तो गाय की नस्ल है, अभी अभी रजिस्टर्ड हुई है ना। मेवाती गाय की नस्ल है, सांचौरी गाय की नस्ल है, सांचौर में पाई जाती है, अभी तो नया जिला बना है। मेवाती गाय की नस्ल है, कहां पाई जाती है बेटा, मेवात, अलवर, भरतपुर, डीग में पाई जाती है। ठीक है ना, अब तो डीग में आ गया मेवात। सोजत की बात करेंगे, नागौरी गाय की नस्ल है बेटा, नागौरी किसकी नस्ल है, गाय की नस्ल है। ठीक है ना, भारवाहक नस्ल है नागौर में। तो बेटा ये जो सोजत है ये बकरी की नस्ल है, एकदम प्योर व्हाइट, याद रखना प्योर व्हाइट, एकदम कतई सफेद, एकदम गच्च सफेद नस्ल है बेटा बकरी की, प्योर व्हाइट। देखो लिखा नहीं जा रहा, फिर भी लिख के मानूंगा बेटा, क्योंकि मैं चीज हूं बेटा, मैं चीज हूं और तुम्हें चीज बनाने आया हूं, मैं चीज हूं और तुम्हें चीज बनाने आया हूं। अरे मैं वो हूं जो तुम्हारा सिलेक्शन कराने आया हूं। वाह 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 वाह, ठोको ताली बेटा। अरे मेरे क्वेश्चन कर लेना तुम, धुआं नहीं उठा दो तो मेरा नाम ही डॉक्टर हर्षवर्धन, चेंज करके रख देना, कुछ और रख देना, झुमरू रख देना बेटा, मेरा नाम है ना, क्या रख दोगे, झुमरू रख देना मेरा नाम पर, मैं मेरा नाम नहीं बदलने दूंगा। अरे सौगंध है मुझे पशुपालन की, मैं मेरा नाम नहीं बदलने दूंगा। तो बेटा सोजत क्या है, बकरी है ना, सोजत बकरी है, एकदम शुद्ध सफेद रंग की होती है और लंबे लंबे कान होते हैं इसके, है ना। अपन समझेंगे इतने इतने लंबे तक इसके क्या होते हैं, कान होते हैं, इतने लंबे एकदम नीचे तक लटके रहते हैं। क्लियर है, सोजत। और कहां पाई जाती है, इसके नाम से ही सोजत पाली के अंदर जगह है जहाँ की मेहंदी और फेमस है भाई, सोजत की मेहंदी बहुत फेमस है। तो सोजत पाली जीआई टैग भी मिला हुआ है शायद सोजत की मेहंदी को, मुझे कंफर्म नहीं है। जीआई टैग जानते हो ना, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, तो सोजत की मेहंदी भी बहुत फेमस है, सोजत वही पाली के अंदर आता है। और यहाँ की ये बकरी है सोजत, ठीक है ना, जिस सफेद रंग की होती है और इसके कान लंबे लंबे होते हैं, ये बकरी की नस्ल है। बाकी तीनों गाय की नस्लें हैं। निम्न में से कौन सी नस्ल बकरी की नहीं है, पहले तो पूछा कौन सी है, अब पूछ रहा है कौन सी नहीं है। तो बेटा देख, गुजरी बकरी की नस्ल है, जयपुर के आसपास खूब पाई जाती है गुजरी, ठीक है ना। सिरोही बकरी की नस्ल है, सिरोही राजस्थान के अंदर दबा के पाई जाती है। स्पॉट्स ये क्या है, कैसी होती है, ब्राउन कलर की होती है और हल्के ब्राउन मतलब भूरे रंग की होती है और हल्के भूरे रंग के इसमें धब्बे पाए जाते हैं। करौली भी बकरी की नस्ल है जो करौली के अंदर पाई जाती है। चोकला जो है साथियों भेड़ की नस्ल है। वाह वाह, अरे चोकला किसकी नस्ल है, सीप की नस्ल है। और बेटा ये जो चोकला है इसको भारत की मेरिनो या फिर राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इससे भारत की सबसे अच्छी वूल या फाइन वूल प्राप्त होती है। मेरिनो, वैसे सबसे अच्छी फाइन वूल किससे मिलती है, मेरिनो से। भारत में सबसे अच्छी किससे मिलती है, चोकला से। तो फिर चोकला को क्या बोल दिया, भारत की मेरिनो या फिर राजस्थान की मेरिनो। और चोकला को शेखावाटी के नाम से भी जाना जाता है बेटा, भेड़ की नस्ल है। क्यों, क्योंकि ये सीके और झुंझुनू चूरू के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इसको शेखावाटी के नाम से भी जाना जाता है। लिखते चलना मेरी सारी चीजें, वीडियो को बीच में रोक रोक के। कौन सी नस्ल गाय की नहीं है, अभी अभी बताया कि जो साहीवाल है गाय की नस्ल है, दुधारू नस्ल है, मिल्क पर्पज। गिर गाय की नस्ल है, दुधारू नस्ल है, मिल्क पर्पज।
राठी गाय की नस्ल है, द्विकाजी नस्ल है, लेकिन राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी प्रसिद्ध है और प्योर राजस्थान की नस्ल है ये, है ना, राजस्थान से ही इसका ओरिजिन है। क्लियर है? राजस्थान में भी बीकानेर जिला, अरे जिला बीकानेर, अरे जिला बीकानेर जो राव बीका ने बसाया था, और राव बीका राव जोधा का बेटा था, तो लड़के आ गया था बापू से कि जा रहा हूं नया राज्य बनाने, और बना दिया बीकानेर मां कर्णी की कृपा से, मां कर्णी की कृपा से बीकानेर राज्य को बसा दिया था राव बीका ने, है ना, कर्णी माता का आशीर्वाद रहा था। क्लियर है ना? और जब कर्णी मां का आशीर्वाद था इसीलिए आज बीकानेर बड़ा फल फूल रहा है। समझ रहे हो? जब किसी राज्य से दूसरा राज्य बनता है तो इतना फलता फूलता नहीं है, वो जोधपुर से बना राज्य बीकानेर फिर भी इतना फला फूला क्योंकि मां करणी का आशीर्वाद था। तो गाय की नस्ल कौन सी नहीं है? मालपुरा, क्योंकि मालपुरा भेड़ की नस्ल है बेटा, और मालपुरा किसके अंदर आता है? टोंक के अंदर आता है। ठीक है ना? किसकी नस्ल है? सीप की ब्रीड है बेटा। किसकी ब्रीड है? अरे किसकी ब्रीड है? सीप की ब्रीड है। ठीक है ना? और बीकानेर की भी जो लूणकरणसर तहसील है ना, वो राठी के लिए फेमस है, राठी बेल्ट के नाम से जाना जाता है बीकानेर की लूणकरणसर तहसील को, याद रखना, सारी चीजें लिखते जाना। कौन सी गाय को राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है? ये राठी को, अभी तो बताया राजस्थान की कामधेनु राठी, दूध की नदियां बहा देती है बेटा। फिर बोलोगे दुधारू नस्ल में क्यों नहीं रखा? क्योंकि नर बहुत अच्छा बोझा ढोता है, तो दूध भी दे रही है और बोझा भी ढो रही है, तो द्विकाजी नस्ल हो गई कि नहीं हो गई? तो राजस्थान की कामधेनु के नाम से कौन फेमस है बेटा? राठी। राजस्थान के किस स्थान को राठी बेल्ट के नाम से जाना जाता है? अभी अभी बताया मैंने, बीकानेर की लूणकरणसर तहसील। अरे कौन सी? बीकानेर की लूणकरणसर तहसील को किस नाम से जाना जाता है बेटा? राठी बेल्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राठी वहां पे बहुत ज्यादा पाई जाती है। राठी के लिए एक चीज और याद रखना, जो राजस्थान का पहला वेटनरी कॉलेज है डिग्री का, वो कौन सा है? सीवीएस बीकानेर। अरे बहुत सारे क्वेश्चन बता रहा हूं। राजस्थान का पहला वेटनरी कॉलेज कौन सा है बेटा? सीवीएस बीकानेर, है ना, डिग्री का है ये। मैं एलएसए की बात नहीं कर रहा, एलएसए तो उतना चला भी नहीं करता था जब ये कॉलेज चालू हुआ था। तो सीवीएस बीकानेर डिग्री का पहला कॉलेज है राजस्थान का, कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस बीकानेर। ठीक है ना? कब स्थापना हुई थी इसकी? 1954, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, 1954 में सीवीएस बीकानेर की। तो साथियों, सीवीएस बीकानेर राजस्थान का पहला कॉलेज है वेटनरी का, डिग्री कॉलेज, है ना। कब स्थापना हुई थी? 1954 में हुई थी। और इस कॉलेज के अंदर राठी नस्ल को ही आज पाला जाता है ना। आप बीकानेर कॉलेज की विजिट पे जाते हो तो आज कौन सी नस्ल पे वहां पे खोज होती है? वहां की डेयरी में कौन सी नस्ल को रखा जाता है? अनुसंधान कौन सी नस्ल पे होता है? तो राठी नस्ल पे अनुसंधान होता है भाई वहां पे। क्यों? क्यों क्या है? होता है तो होता है राठी नस्ल पे। तो याद रखना, सीवीएस बीकानेर राजस्थान का पहला डिग्री कॉलेज है, 1954 में स्थापना हुई। और उसकी डेयरी में कौन सी, मतलब जो खुद कॉलेज की जो डेयरी है उसमें कौन सी नस्ल पर रिसर्च होती है? तो राठी नस्ल पर यहाँ पे रिसर्च होती है। ठीक है ना? अगला कॉलेज है, गुंबद के आकार का सिर कौन सी नस्ल का होता है? तो मैंने जिसके कान बताए थे ना, यूं गुंबद समझ रहे हो ना, बीच में से यूं और चौड़ा हो जाएगा, काफी बड़ा माथा होता है, काफी बड़ा माथा होता है इस नस्ल का। और ये नस्ल कौन सी है? नस्ल कौन सी है बेटा? है ना? ये इसके सींग बड़े छोटे छोटे होते हैं, इसके सींग जो होते हैं बड़े, ज्यादा बड़े नहीं होते, ये सींग होते हैं। ठीक है ना? और कान इसके पत्ती के जैसे होते हैं। ये भैया कुत्ता बना दिया, गाय बना दी बेटा, कुछ ही समझ लो। ठीक है? ये स्माइल दे रही है, क्या दे रही है? स्माइल दे रही है, ये इसकी आंख है। तो बेटा पत्ती जैसे कान हो जिसके, पत्ती जैसे कान हो जिसके, गुम्बद जैसा हो सिर। वाह वाह! अरे पत्ती जैसे कान हो जिसके और गुम्बद जैसा सिर, बता दो क्या नाम है उस गाय का? उस गाय का नाम है गिर गिर गिर। समझ रहे हो ना? अरे पत्ती जैसे कान है जिसके और गुम्बद जैसा सिर, बता दो क्या नाम है उस गाय का? उस गाय का नाम है गिर गिर और गिर। क्या आंसर जाएगा? सी आंसर जाएगा। तो याद रखना, गुम्बद जैसा तो सिर होता है, डोम डोम बोलते हैं गुम्बद को। ठीक है? और पत्ती जैसे कान होते हैं, आंसर क्या जाएगा? गिर, है ना? पत्ती जैसे कान है जिसके, गुम्बद जैसा सिर, नाम है उसका गिर। वाह!
तो थैंक यू सो मच साथियों आज की वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही खतरनाक क्वेश्चन मैं लाते रहूंगा आपके लिए लगातार पशुधन यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई, शेयर कर दे, लाइक कर दे। धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।